गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन स्कूल क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी वसंत। पाठ्य पुस्तक में हम आज पाठ 15 नीलकंठ पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि लेखिका कौन है, इसकी महादेवी वर्मा द्वारा रचित है ये पाठ। तो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बताया उसमें बताया कि जो लेखिका है वो दो मोर के बच्चों को अपने घर लेके आती है और उनका जो लालन पालन करती है वो एक कमरे में करती है। उसके पास में एक बिल्ली भी होती है जो क्या करती है, वो नए जो जोड़ों को देख लेगी तो उनको मार देगी। पर जो उसका जो लेखिका का जो कमरा था वो कैसा बनता जा रहा था, एक चिड़ियाखाने के रूप में बनता जा रहा था। तो उसने सोचा कि भाई इस कठिनाई से कैसे इसको उबड़ जाए। तो उसने चिड़ियों को पकड़ के कहाँ अपनी जाली के बड़े घर में पहुँचाया, जहाँ पर जीव जंतुओं का एक सामान्य निवास था। और वहाँ पर कौन कौन से जैसे कबूतर थे और खरगोश थे, जो कि उसको नए जो मेहमान आए थे उनको बड़ी गंभीर रूप से देख रहे थे। उसके आगे से आप अध्ययन करेंगे आज। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते थे मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल सा आ गया। क्यों आ गया था? क्योंकि वो नए दो पक्षियों के शावक को आने से धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमश और रंग में था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मतलब धीरे धीरे जो मोर के जो बच्चे थे क्या करने लगे, बढ़ने लगे। पहले छोटे बच्चे थे, फिर उनका जो कायाकल्प मतलब जो उनका पूरा शरीर था वो कैसा दिखने लग गया, रंग में हो गया। और जो जैसा इल्ली से कैसे बनता है, तितली बनती है। मोर के सिर की कलंगी और संगन ऊंची तथा चमकीली हो गई। मोर के जो ऊपर जो कलंगी होती है, चोटी होती है, वो कैसी थी, घनी हो गई और ऊंची हो गई और चमकीली सी हो गई। चोंच अधिक बकीम और पैनी हो गई। जो उसकी चोंच थी वो कैसी थी, तीखी और लंबी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ धूती झलकने लगी। जो उसकी आंखें थी किसकी, मोर के जो बच्चों की, वो कैसे हो गई, इंद्रानी मतलब एक इंद्र के समान। और नीलाभ नीली धूती मतलब चमक, नीली चमक जैसे झलकने लगी उसकी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भगीमा में धूप छाई। जो इसकी ग्रीवा मतलब गर्दन कैसी हो गई, घुमावदार लंबी, ठीक है ना। धूप छाए रंग जैसी तरंगे उठने गिरने लगी। मतलब जो इसकी लंबी गर्दन थी वो रंग बिरंगी हो गई और एक धूप छाँव जैसी होती है ना, तरंग उठने लगी उसके अंदर। किसकी, मोर के। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोर के बारे में। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलखने स्पष्ट होने लगे। जो उसके दो दक्षिण वाम थे, दोनों पंखों में क्या था, स्लेटी और सफ़ेद आलेखन मतलब ऐसे लाइन जैसी थी, स्पष्ट होने लगी। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे। जो उसकी चंद्रिकाओं का मतलब जो उसके सिर पर वगैरह पे देखा था आपने, देखते हो मोर का कैसा होता है रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। गर्वीली मतलब गर्व से या अहंकार से युक्त गति। गर्वीली का मतलब होता है गर्व से या अहंकार से युक्त गति का एक नई गरिमा से, गरिमा मतलब गर्व, महत्व से रंजित हो गया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में से जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ। जो मोरनी का विकास है मोर के ये जो बताया गया है कि भाई कैसे कैसे मोर किस किस तरह से बढ़ा, परंतु जो मोरनी का जो विकास था, मतलब मोरनी का जो विकास था जैसे जिस रूप से बढ़ रही थी वो एक चमत्कारिक नहीं था,
हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की शाम श्वेत पत्रलेखा, मथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने के प्रमाण देने लगी। सहचारणी होती है साथ साथ चलने वाली, मतलब मोर के जैसे नहीं था उसका जो चमत्कारिक रूप था, सौंदर्य था, वो मोर के समान नहीं था, पर वैसे ही उसके समान रूप में, मतलब साथ साथ चलने वाला ही रूप था, उसका सौंदर्य था, किसका? मोरनी का। नीलाभ ग्रीवा, नीलाभ ग्रीवा नीली झलक वाली गर्दन के कारण मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ। नीलाभ ग्रीवा के मतलब लंबी, मतलब नीली लंबी गर्दन, झलक वाली गर्दन के कारण मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ। और उसकी जो छाया के समान रहने कारण मोरनी का नाम रखा। छाया के समान मतलब जो साथ साथ चलने वाली थी, जो साथ साथ रहती थी, तो उसका नाम क्या रखा गया? मोरनी का नामकरण क्या हुआ? राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि अब कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उसे और ले जाता जहाँ दाना दिया जाता था, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता था। कौन? जो नीलकंठ है वो जो चिड़ियाघर का क्या बन गया? सेनापति और संरक्षक बन गया। वो लेखिका को पता नहीं था कि भाई कब ये हुआ। वो क्या करता? जो जानवर थे उनको एकत्र कर दाना पानी के लिए ले जाता, फिर उनकी घूम घूम के मानो रखवाली करता सबकी। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चूंचों पहाड़ से दंड देने दौड़ा। मतलब कोई भी गड़बड़ करता था तो जो उसके तीखे चंचू, मतलब जो चोंच थी उसकी, उससे क्या करता था? प्रहार करता था, मतलब मारता था, उससे दंड देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता, और जब तक वह आंत्रकर्दन ना करने लगे। आंत्रकर्दन मतलब दुखी से रोना, मतलब दुख मतलब उसका आंत्रकर्दन का मतलब होता है जब दुख होता है तब अपन रोते हैं ना, ऐसे कले उन्हें अधर से लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था। कर्णवेध संस्कार का मतलब है कि भाई उनमें उसके खरोच वगैरह आ जाती थी, पर वह फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता, और मोर जो नीलकंठ है वो, और सब उसकी लंबी पूंछ और संघन पंखों में छुआल सा खेल खेलते रहते थे। ऐसा ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। एक बार क्या हुआ कि भाई एक बार ऐसी स्थिति हुई, एक सांप क्या हुआ उस जाली के भीतर आ गया, और जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल क्या रह गया? एक शिशु रह गया, किसका? खरगोश का, जिसने सांप जो कि सांप ने पकड़ लिया, किसको? खरगोश के बच्चे को। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसने ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उसे मंद स्वर की व्यथा पहचानी। मतलब उसने इतनी धीरे धीरे आवाज़ निकाल रहा था, कौन? वो जो खरगोश का बच्चा था, कि जिससे भी इसका स्वर किसी को सुनाई नहीं दे सकता था। परंतु जो नीलकंठ जो झूले के ऊपर सो रहा था, उसने उसकी उस धीमी धीमी आवाज़ को भी सुन लिया, और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही
उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वे अधमरा हो गया। कौन? सांप। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निचेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निचेष्ट सा मतलब बेहोश हो गया वो। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उस पंखों के नीचे रखा, उष्णता देता रहा। मतलब उसके पंखों में इतनी उसको भी ढका रहा उसको पंखों से अपने, ताकि उसको क्या मिल जाए? ऊषा मिल जाए, उष्णता मिल जाए, उसको एक ऊर्जा मिल जाए। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? कार्तिकेय कौन है? जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं, वो कार्तिकेय हैं। और जो कार्तिकेय का जो वाहन है वो कौन है? मयूर ही तो है, मोर ही तो है। तो उसे क्यों चुना होगा? उसकी उष्णता के कारण, उसकी चोंच के कारण। ये उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है कि वो इतना सुंदर है, हर चीज़ में, मतलब हर रूप से वो क्या है? निपुण है। इसलिए कार्तिकेय ने अपना जो युद्ध वाहन को किसको चुना? किसके लिए क्यों चुना मयूर को? इसी वजह से। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है। मयूर क्या है? जो मोर है, मयूर का मतलब होता है मोर, क्या है? कला प्रिय, जो हर कला के अंदर निपुण, उससे वीर पक्षी है। हिंसक मात्र नहीं है, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हिंसक मात्र मतलब वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, जैसे बाज और चील पहुंचाते हैं, तो वो हिंसक मात्र नहीं है। जो हिंसा करने वाला नहीं, जीव नहीं है, जिनका जीव ही क्रूर क्रम है। धन्यवाद।